मेरी माँ हमेशा पिताजी के पास सोने से डरती थी। हर समय उनसे अलग सोने के बहाने बनाती रहती थी। लेकिन मेरे पिताजी उन्हें अपने कमरे में ले ही जाते। फिर जब माँ बाहर आती तो उनकी हालत खराब होती थी। उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। आखिर मेरे पिताजी करते क्या थे मेरी माँ के साथ? इसी बात को जानने के लिए मैंने खिड़की से सब कुछ देखने की सोची। जब मैंने अंदर देखा तो पापा, मेरा नाम सुरभि है, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन को जीते हुए मुझे पता ही नहीं था कि दुख की घड़ियां कैसी होती हैं। अपने माँ पापा की इकलौती बेटी जो थी, मेरी सभी ज़रूरत मानो एक चुटकी में ही पूरी हो जाती थी। पापा एक अच्छी जॉब करते थे, जिसकी वजह से आज तक कभी भी पैसों की तंगी नहीं देखनी पड़ी। खैर, हमारी खुशियों को नज़र लगते टाइम नहीं लगा और मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। दरअसल कुछ समय पहले सब्जी लाने निकली। मेरी माँ आज तक घर नहीं लौटी। कहाँ गई, कैसी हैं, उसका आज तक पता नहीं चल पाया। हमारे ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हर एक जगह उनकी तलाश की गई, लेकिन कहीं कोई फायदा न हुआ। आखिर में थक हार कर हम लोगों ने इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। खैर, अब होना क्या था। मैं अभी बिल्कुल छोटी सी उम्र की थी। सभी रिश्तेदारों के दबाव में आकर पापा ने दूसरी शादी कर ली, सिर्फ यही सोचकर कि नई माँ मेरा ख्याल रख लेगी और मुझे कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी, साथ ही इस घर की जिम्मेवारियों को भी संभाल लेगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर सौतेली माँ क्या होती है, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं जो नई माँ को लेकर डर था वह बिल्कुल गलत था, क्योंकि मेरी नई माँ बहुत अच्छी थी और हर समय मेरा ख्याल रखती थी। मेरी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करती थी। अक्सर उनमें मुझे मेरी माँ की ही झलक दिखाई देती थी। जिस तरह माँ मेरा हर समय ख्याल रखती, मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े और पढ़ाई तक का सारा जिम्मा उठा रही थी, वैसे ही नई माँ ने उठा लिया था और पिताजी से भी माँ के जितना ही प्यार करती थी। हमारे पूरे घर को इस तरह संभाल लिया था कि कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी जाती थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब कुछ दिनों बाद मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा था। माँ हर समय मेरे साथ ही चिपकी रहती। जब कभी भी पिताजी के कमरे में जाने की बात आती तो वह घबरा सी जाती। जब शाम को पिताजी उन्हें कहते कि चलो कमरे में चलते हैं, तभी माँ मना कर देते थे और उनके साथ जाने से घबराने लगती। कभी कभार तो वह इस तरह बहाना भी बनाने लग जाती कि सुरभि की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे यहीं पर सोने दीजिए। लेकिन मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक होती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसे बहाने क्यों बना रही है और वह अपने पति के साथ उनके कमरे में जाने से इतना क्यों हिचकिचा रही है। आखिर क्या बात है? लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए माँ की बात को मान लेती और पापा से कह देती कि हाँ पापा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए माँ मेरे पास ही सोना चाहती है, ताकि रात में अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे ला दे। तभी पापा कहते ठीक है, लेकिन पापा कहाँ सोने वाले थे। वह कमरे से बाहर ही बैठे रहते। जब मुझे नींद आ जाती तो वह माँ को अपने साथ ले जाते और उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होता था। खैर, जब मैं उठकर देखती और माँ जब कमरे से बाहर आती तो उनकी हालत खराब होती थी। उनके बाल भी बिखरे हुए होते और वह लंगड़ा कर चल रही होती, मानो उन्हें पूरी रात किसी ने पीटा हो, और उनकी आंखें भी पूरी तरह सूजी हुई होती, जैसे कि उन्हें किसी ने रुलाया हो। पीछे पीछे जब पिताजी आते तो उनका भी व्यवहार बहुत ही अजीब होता था। वह इस तरह माँ के ऊपर रोब जमाते थे, जिस तरह किसी नौकरानी पर जमाते हो। हर अपने छोटे बड़े काम को कहने के लिए वह प्यार से नहीं बल्कि नफरत से बोलते थे और ऊंची आवाज में माँ से हर समय बात करते थे। मुझे यह सब बहुत ही अजीब लगने लगा था। अब तो मुझे अपने पिता से डर लगने लगा था कि कहीं पिताजी मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार तो नहीं करने लगेंगे। जब तक मेरी पहले वाली माँ थी तब तक पिताजी सबसे अच्छे इंसान थे, लेकिन जब से नई माँ आई है तब से पिताजी का व्यवहार इस तरह बदल गया है कि सब कुछ समझ से बाहर हो गया था। मैंने माँ से पूछा कि माँ, आखिर बात क्या है? पिताजी आपके साथ ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आप इतना डरी हुई रहती हैं और उनके साथ कमरे में जाने के लिए भी खुश नहीं होती है?
तभी माँ मुझे कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इन सब बातों में इतना ध्यान मत दो। इस तरह माँ हर रोज कोई बहाना बनाकर उस बात से मुझे बहला फुसलाकर दूर कर देती और अपने काम में लग जाती। लेकिन मेरा दिमाग कहाँ रुकने वाला था। मेरे मन में तो सिर्फ यही रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे मन में बहुत बड़ा डर था कि पहले वाली माँ की तरह मैं इस माँ को भी कहीं खो ना दूं, क्योंकि जब से ये आई है तो उन्होंने मुझे पहले वाली माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी और हमेशा ही मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को दिल से पूरा किया था। इसलिए मुझे उनकी दिन रात फिक्र रहती थी। लेकिन अब तो माँ दिन ब दिन दुबले पतले हुए जा रहे थे। मुझे नहीं पता चल रहा था कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर क्या परेशानी है जो उन्हें खाए जा रही है। और पिताजी भी उनकी खैर खबर नहीं लेते। वो तो माँ के ऊपर एक नौकरानी की तरह रोब जमाते और रात को उन्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाते। और सवेरे होते ही जब माँ कमरे से बाहर आती तो उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती और पिताजी को इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। वह बड़ी ही अच्छी मुस्कान और तंदुरुस्ती के साथ कमरे से बाहर निकलते, जैसे कोई उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। खैर, मुझे तो अब माँ की बहुत फिक्र होने लगी थी, पर मैंने एक दिन माँ से कहा कि माँ, आप पिताजी के कमरे में मत सोया कीजिए, आप मेरे पास ही सो जाया कीजिए। तभी माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे पास ही सोना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। उन्होंने मुझे पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन मुझे इतना ज़रूर कहा कि मैं तुम्हारे पास सोना चाहती हूँ। खैर, मैंने माँ को अपने पास सुला लिया। कुछ दिनों तक मैंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, लेकिन यह बहाना ज़्यादा दिन कहाँ चलने वाला था। पापा भी कोई बच्चे नहीं थे जो ना समझ हो, इसीलिए वह सब जानते थे कि किस समय तबीयत खराब होती है और किस समय बहानेबाजी होती है। इसलिए वह माँ को मेरे सोते ही अपने पास ले जाते और जब वो जाने से मना करती तो उनके सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डराने जैसा रूप ले आते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। खैर, मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों के कमरे में छुप कर देखूं कि आखिर होता क्या है। मैंने यही सोचकर इनके कमरे में जाने का प्लान बना लिया, लेकिन मेरा प्लान कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि अक्सर पिताजी सोने से पहले मुझे कमरे में पूरी तरह से देखभाल करके जाते थे। फिर मुझे डर था कि अगर पिताजी मुझे संभालने के लिए कमरे में आए और मैं वहां नहीं हुई तो सबके सामने आ जाएगा कि मैं उनके कमरे में छुपी हुई हूँ। इसीलिए मैंने कमरे में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और सोचा कि खिड़की से झांक कर मैं देखूंगी कि आखिर इनके साथ होता क्या है। जब रात को जैसे ही पिताजी और माँ कमरे में चले गए तो मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और खिड़की उस दिन खुली होने की वजह से मैंने उसे थोड़ा सा और खोलकर देखने लगी। उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखते ही तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि पिताजी अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे हैं और माँ उनके गर्दन के ऊपर अपना पैर रखे हुए खड़ी है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी माँ इतनी भोली भाली और सरल स्वभाव की मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब तो मेरे दिमाग के घोड़े इस तरह दौड़ रहे थे कि मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि पूरा दिन माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले पिताजी और इतने क्रूर स्वभाव वाले गुस्से वाले पिताजी इनके सामने इस तरह घुटनों के बल क्यों बैठे हैं, और माँ जो इतनी सरल और से साधारण औरत थी जिनके मुंह में ज़बान तक नहीं थी, वह पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर रही है। खैर, मैं वहीं पर उनकी बातें सुनती रही। माँ किसी बात को लेकर पिताजी को डरा रही थी और पिताजी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी तो हालत खराब हो रही थी कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, और माँ का ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी मैं अचानक देखती हूँ कि पीछे के दरवाजे से कोई आदमी अंदर आता है। बड़ी बड़ी मूंछों वाला काले रंग का आदमी, उसे आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अंदर आते देख मैं पूरी तरह घबरा गई। मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन था और किस नीयत से यहाँ आया था। अब तो मुझे और घबराहट होने लगी। तभी मुझसे रहा नहीं गया
और मैं झट से कमरे के अंदर चली गई। मुझे वहां अचानक देखकर वो लोग घबरा गए। माँ मेरी तरफ आई और बोली कि बेटा तुम यहाँ, सब खैर है ना? तभी मैं गुस्से से बोली कि झूठा नाटक बंद कीजिए, मैं आपको पहले खिड़की से देख चुकी हूँ। तभी वो कहने लगी कि अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो आगे भी सुन लो। वो कहने लगी कि मैं एक लुटेरी हूँ, यह जो आदमी खड़ा है वह मेरा पति है। हम लोग लोगों को बहला फुसलाकर शिकार बनाते हैं। मैं पहले अमीर आदमी को देखकर उससे शादी करती हूँ और फिर हम दोनों उन्हें लूट कर फरार हो जाते हैं। वो कहने लगी कि जब से मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा की सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम है तो मैं इसे डराने धमकाने लगी कि वो तुम्हें कुछ भी ना बताए। मैं तुम्हारे सामने नाटक करने लगी। रोज सुबह जब कमरे से बाहर निकलती तो अपना हुलिया बिगाड़ लेती और आंखों में दवाई डालकर उन्हें सुझा लेती ताकि सबको लगे कि रात भर मैं रोई हूं। मैंने उससे पूछा कि इसमें इतना नाटक करने वाली क्या बात थी। तभी वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे सामने भोली बन के रहना चाहती थी ताकि तुम अपने नाम सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। और तुम्हारे पिताजी को भी धमकी देने लगी कि अगर उसने तुझे कुछ बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। और उससे बुरा बनने का नाटक करवाने लगी ताकि तुम्हारे मन में उनके लिए नफरत हो जाए। लेकिन तुम्हें पता नहीं कहाँ से शक हो गया कि तुमने यहाँ आकर पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब तो मेरी हालत खराब हो गई थी, मेरे पैर कांप रहे थे। जिस औरत को मैंने अपनी माँ माना उसी ने ऐसा खेल खेला। तभी वो औरत उस आदमी के हाथ से कुछ कागज लेकर आती है और मुझसे कहती हैं कि इन पर साइन कर दो वरना मैं तुम्हारे पिताजी को मार दूंगी। मेरा मन बहुत घबराने लगा। फिक्र के मारे मेरा मुंह सूख चुका था। मैं अपने पापा की मेहनत की कमाई ऐसे किसी के हाथों में नहीं दे सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ अपने पापा को किसी मुसीबत में भी नहीं डाल सकती थी। अब साइन करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तभी वह आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा और आकर मेरे हाथ को जकड़कर पकड़ लिया और कहने लगा कि आराम से बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? साइन करती है या नहीं? अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा था। मुझे साइन करने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया गया था क्योंकि मेरे पिता की जान से ज्यादा मुझे कुछ भी प्यारा नहीं था। इसीलिए मुझे साइन करना ही पड़ा। मेरे साइन करते ही वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि जो हमें चाहिए था वह हमें मिल चुका है। अब हमें तुम बाप बेटियों से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तुम लोग जहां मर्जी जाओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। और वह उन कागजों को लेकर जाने लगी। तभी उसने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि मेरी माँ और कुछ आदमी खड़े हैं। अब तो मेरे और मेरे पिताजी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी कि इतने सालों से जिस माँ की हम तलाश कर रहे थे और अंत में हमने हार मान ली थी, वही माँ आज हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि इतने सालों बाद मुझे मेरी माँ मिल चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी मेरी माँ उस औरत के हाथ को पकड़ती है और उसे जोर से एक तमाचा मारती है। वे दोनों एकदम से उन लोगों को देखकर घबरा जाते हैं और वह दोनों भागने लगते हैं। तभी उन आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। तभी मेरी माँ कहने लगी कि दरअसल कुछ साल पहले जब मैं सब्जी मंडी सब्जी लाने गई थी तो मेरे एक एक्सीडेंट में सर में गंभीर चोटें आने की वजह से मैं कोमा में चली गई थी। तभी वहाँ पास में बने एक गांव में एक औरत मुझे अपने साथ लेकर गई और मेरा इलाज शुरू कर दिया। दरअसल मुझे कुछ दिनों पहले ही होश आया और मेरी यादाश्त वापस आई तो मैंने अपने घर का पता उस औरत को बताया और वह मुझे यहाँ छोड़ कर गई। जब मैं तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए घर में आई तो मैंने आप लोगों की जोर जोर की आवाज़ें सुनी। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो यह औरत आप लोगों से ज़बरदस्ती साइन करवा रही थी और अपने लुटेरे होने का राज बता रही थी। तभी मैं जल्दी से जाकर पड़ोसियों को बुला लाई और सब लोग यहाँ बाहर आकर खड़े हो। अब तो मेरे और मेरे पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि आखिर में वह लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई थी। हम लोगों ने तो पूरी तरह उम्मीद खो दी थी कि यह लोग अब हमारी सारी मेहनत की कमाई लेकर जाने वाले थे। खैर, उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया और मैं मेरी माँ को पाकर बहुत खुश थी। मेरे मन में अपनी माँ को पाकर इतनी खुशी थी
कि मैं किसी को बयां नहीं कर सकती थी। हम तीनों अपनी पहले की जिंदगी सूखी पूर्वक जीने लगे, लेकिन मेरे मन में एक अफसोस भी था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। धन के लालच में आकर लोगों की जिंदगी बर्बाद करना पता नहीं लोगों से कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।